अब हम लोग कंडक्टिविटी की जब बात कर रहे हैं तो नेचुरल सा क्वेश्चन होता है कि सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स क्या हो सकते हैं। कॉमन सेंस से लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे चार्ज कैरियर्स, बिल्कुल सही ही है। और सेमीकंडक्टर से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेटल में क्या होता है। मेटल में तो आप जानते हैं ना कि एटम होते हैं और उनके ऊपर बहुत सारा इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। इनफाइनाइट नहीं भी हो तो बिल्कुल अथाह कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ना। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण उस मेटल की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। तो इन अ मेटल क्या होता है? इन अ मेटल द एटम्स आर एम्बेडेड इन अ सी ऑफ रिलेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने सी लिख दिया है, मतलब सी का लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा। सी का मतलब ये हुआ कि जो एटम्स हैं उनके चारों तरफ मंडराता हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन है जो रिलेटिवली फ्री है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके कारण क्या होता है कि मेटल की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। तो मेटल में तो ये होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। सेमीकंडक्टर में हम लोग जानते हैं कि वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे हैं। अगर कहीं से इस सेमीकंडक्टर को एनर्जी मिल गई तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछल करके ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए यही मैंने यह जो वेकेंट स्पेस बनाया है ना, वो वेकेंट स्पेस क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था जो उछल करके ऊपर चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। तो ये कब होगा? अगर आप इस सेमीकंडक्टर को एनर्जी दीजिएगा। एनर्जी कैसे दीजिएगा? दो तरीका है। या तो आप इसको नीचे से गर्म करिए मतलब लिटरली उसमें आग मत लगाइएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाइए। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। तो आप इन इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी दीजिए तो ये वैलेंस बैंड से जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, ठीक है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप इन पर लाइट डालिए, एच न्यू फोटोन की एनर्जी आएगी। उस एनर्जी के कारण भी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से उछलकर चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने का दो मैकेनिज्म है, जनरली दो होता है। या तो आप उसको थर्मल एनर्जी दीजिए या ऑप्टिकल एनर्जी दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने से क्या होता है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पर वेकेंट स्पेस आ गया। उसी वेकेंट स्पेस को नाम देते हैं होल। तो जैसे ही आपने इस सेमीकंडक्टर को एनर्जी दिया तो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना। और ये हमेशा पेयर बनेगा। कैसे पेयर बनेगा? क्योंकि देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर में है वो नीचे से ही आया है ना, तो यही वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो एक होल नीचे होगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो 10 होल नीचे हैं। तो अगर आपने इस सेमीकंडक्टर में बाहर से कुछ एटम वैटम नहीं डाला है, इम्प्योरिटी नहीं डाला है, और ऐसे सेमीकंडक्टर का एक नाम भी है जो मैं आगे बताऊंगा, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर वैसा प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर में बनता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। आगे मैं इसको शॉर्ट में EHP भी लिख सकता हूँ। पेयर बनने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब देखिए इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन आ गया और जगह कितना खाली है यहाँ पर? जगह यहाँ पर हो सकता है कि 1000 खाली है। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये तो बिल्कुल उछल कूद कर सकता है ना, यानी कि इस मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आने से, यहाँ पर कंडक्शन बैंड में आने से इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ गई। ना सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ी बल्कि इस होल के कारण भी बढ़ी। होल में देखिए क्या होगा, ये होल यहाँ पर है। अब यहाँ बगल वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ गया तो ये होल टुवर्ड्स राइट चला जाएगा। यानी कि ये जो होल्स हैं, यहाँ पर 10 होल हैं, ये होल भी वैलेंस बैंड में दाएं बाएं उछल कूद कर सकते हैं। अब होल फिजिकली में कुछ नहीं होता है, होल तो वेकेंट स्पेस हो गया ना। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में होल को भी हम लोग एक तरह से टैंजिबल पार्टिकल की तरह ही ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि होल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर अगर कहीं से बगल वाले जगह से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये होल टुवर्ड्स राइट चला जाएगा जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आया है। तो सिंपल लॉजिक है। तो इन होल्स के कारण भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
तो वही हमने लिखा है कि एज टेम्परेचर ऑफ अ सेमी कंडक्टर इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन, सम इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड रिसीव इनफ थर्मल एनर्जी टू बी एक्साइटेड अक्रॉस द बैंड गैप टू रीच द कंडक्शन बैंड। यहाँ से उछल करके सब कंडक्शन बैंड में चले गए। यहाँ तो मैंने थर्मल एनर्जी ही लिखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने का दूसरा तरीका होता है ऑप्टिकल एनर्जी। आप उस पर बाहर से कुछ लाइट डालिए, सनलाइट डालिए, तो भी ये एक्साइट होकर के ऊपर चले जाएंगे। सोलर सेल्स में ऐसा ही होता है। इसी चीज़ को हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिखाते हैं। दो सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम्स थे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था। अब थर्मल एक्साइटेशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं चला गया, तो यहाँ पर क्या बच गया? होल बच गया। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल गया जो रिलेटिवली फ्री हो गया, दाएं बाएं मूव कर सकता है, और यहाँ पर एक होल भी आपको मिल गया। अब मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ होल में आ जाए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो ये होल कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यानी कि होल का भी मूवमेंट हो रहा है। एक्चुअली मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, लेकिन उसी के ठीक उल्टे डायरेक्शन में आप कह सकते हैं कि होल का भी मूवमेंट हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन होल जो है वो हमेशा पेयर में बनता है। यानी कि अगर कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही नोटेशन मैं थ्रू आउट यूज़ करूँगा। n से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए n जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को डिनोट करता है। तो p जो है नंबर ऑफ होल्स, ये दोनों इक्वल होगा और दोनों जो है वो किसी कांस्टेंट ni के बराबर होगा। इस ni को कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल। ये I जो है वो इंट्रिंसिक का है। इंट्रिंसिक क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। इंट्रिंसिक का मतलब ये हुआ कि इसमें आपने अभी कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाया है, ये बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल प्योर है, उसमें कुछ डोपिंग नहीं हुआ है, उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, तो n = p = ni रहेगा। ये हमेशा ट्रू होगा। इक्विलिब्रियम के लिए ये ट्रू होना ही होना है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उछल करके ऊपर गए हैं उतना ही होल बनेगा ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स = नंबर ऑफ होल्स, n = p होगा ही होगा। और इक्विलिब्रियम के लिए ये भी होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं वो फिर नीचे भी आ जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल कैंसिल हो गया, यानी कि उनका रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों चीज़ होता रहता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन भी घट गया और एक होल भी घट गया। इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर गया तो एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया और एक होल भी बढ़ गया। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में चलते रहते हैं, और इक्विलिब्रियम के केस में इन दोनों प्रोसेसेस का रेट इक्वल होता है। अगर हम लोग जनरेशन के रेट को GI लिख दें, मतलब एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, और रिकॉम्बिनेशन के रेट को RI लिख दें, तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों इक्वल होता है। अब इन सब चीज़ों का उतना आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बस समझने के लिए समझ लीजिए कि अगर इक्विलिब्रियम वैल्यू रीच कर गया है, जिस तरह आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा ना कि अगर कोई रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो दोनों साइड का जो रेट होता है ना वो कुछ इक्वल हो जाता है। वैसा ही यहाँ सेमीकंडक्टर में भी होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेशन का रेट है और जो रिकॉम्बिनेशन का रेट है दोनों इक्वल होगा इक्विलिब्रियम में। मेन चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि n = p = ni। अब हम लोग बताते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। अ परफेक्ट सेमीकंडक्टर विथ नो इम्प्योरिटीज़ और लैटिस डिफेक्ट्स इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक की पहचान क्या होती है कि ये इक्वेशन को ट्रू होना पड़ेगा। n = p = ni फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये क्यों ट्रू होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर क्रिएटेड इन पेयर्स। अब डोपिंग क्या होता है, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है कि अभी तो हमने देखा कि n = p = ni हो गया, और ये n और p ये सब किस पे डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, और वो किस पे डिपेंड करता है? वो ऑब्वियसली थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए तो आपको तो खूब गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण ही n और p ऊपर जा रहा है। अब ये जो ni है ना, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप 100 केल्विन पे हैं तो मान लीजिए कि ni की वैल्यू हो गई, और अगर आप 200 केल्विन पे चले गए हैं तो ni की वैल्यू बढ़ के हो सकती है कि 50 हो जाए।
तो n की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ाने का ये तरीका उतना अच्छा नहीं है कि आप कितना टेम्परेचर के पीछे पड़े रहिएगा, कितना थर्मल एनर्जी दीजिएगा उस सेमीकंडक्टर को। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या n या p में से किसी एक को बढ़ाने के लिए दूसरा तरीका होता है डोपिंग का। डोपिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पर्पसली इंट्रोड्यूसिंग इम्प्यूरिटीज इनटू द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल to create carriers in semiconductors and to vary the conductivity is called doping। डोपिंग करने से, यानी कि एक मान लीजिए कि सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इसमें आप दूसरा कोई एलिमेंट मिला देते हैं, डोपिंग कर देते हैं, तो उससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए डोपिंग से कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है। मान लीजिए कि आप कॉलम 5 ऑफ पीरियोडिक टेबल इस सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में डालते हैं। एन इम्प्यूरिटी फ्रॉम कॉलम 5 ऑफ पीरियोडिक टेबल, या तो फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या है? पेंटावेलेंट है, इसकी वैलेंसी 5 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐसे एटम को अगर आप जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन की जगह ये आर्सेनिक यहाँ पर आ गया। इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो वो बॉन्डिंग में लगा देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये खाली बच गया। अब ये खाली इलेक्ट्रॉन इधर उधर उछल कूद करेगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल बढ़ जाएगा, यानी कि कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। तो एन इम्प्यूरिटी फ्रॉम अ कॉलम 5 ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इट डोनेट्स दैट इलेक्ट्रॉन और इंट्रोड्यूसेज एन एनर्जी लेवल नियर द कंडक्शन बैंड। इस चीज़ को मैं आगे बताऊंगा कि एनर्जी लेवल कैसे इंट्रोड्यूस होता है। अभी तो आप ये देखिए कि जैसे ही आपने एक पेंटावैलेंट एटम डाला तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को किसने डोनेट किया? इस कॉलम 5 वाले इम्प्यूरिटी आर्सेनिक या फॉस्फोरस ने। इसलिए इसको कहते हैं डोनर इम्प्यूरिटीज़। देखिए यहाँ पे लिखा है ना हमने डोनर इम्प्यूरिटीज़। डोनर क्यों बोला गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है, और जो दान दिया ये इलेक्ट्रॉन अब ये उछल कूद करेगा। तो अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय पेंटावेलेंट +5 वैलेंसी एटम, और ये अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो ऐसे इम्प्यूरिटी को कहते हैं डोनर इम्प्यूरिटीज़। अब इस डोनर इम्प्यूरिटी से इलेक्ट्रॉन बैंड में देखिए क्या होता है। होता ये है कि जैसे ही आप डोनर इम्प्यूरिटी डालेंगे तो डोनर लेवल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। डोनर लेवल क्या है? अब देखिए ये जो डोनर इम्प्यूरिटी है इसने क्या किया? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की खासियत क्या है कि हल्का सा भी इसको एनर्जी मिलेगा तो ये कंडक्शन बैंड में जाकर के उछल कूद करने लगेगा। यानी कि ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी लेवल यहाँ पर कहीं होगा, कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे होगा। इस एनर्जी लेवल को कहते हैं डोनर लेवल। डोनर लेवल का मतलब क्या हुआ? वैसा एनर्जी लेवल जिसमें ये 5th इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब ये हमने दिखाया है टेम्परेचर 0 केल्विन पे, क्योंकि 0 केल्विन पे तो कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन इसको आप जैसे ही हल्का सा एनर्जी देंगे ना, 10 केल्विन या 20 केल्विन की भी थर्मल एनर्जी मिल जाएगी, तो ये सारे के सारे यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स उछल कर चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और वहाँ पर उछल कूद मचाएंगे, इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो डोनर इम्प्यूरिटी डालने से देखिए क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप थोड़ा सा भी थर्मल एनर्जी देंगे, और हम लोग टेम्परेचर को एनर्जी से कैसे इक्विवेलेंट बना रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि अगर T टेम्परेचर है तो एनर्जी ऑफ एटम या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो kT या ½ kT इस ऑर्डर का होता है। K क्या हो जाता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ये आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी में भी पढ़ा होगा। तो एक रफ एस्टिमेट मिल जाता है कि अगर टेम्परेचर 50 केल्विन है तो थोड़ी सी एनर्जी मिल गई इन इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन्स उछल कर चले गए कंडक्शन बैंड में। तो डोनर इम्प्यूरिटी से देखिए ये फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि आपने हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो भी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। इस टेम्परेचर पे देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ वाला वैलेंस बैंड वाला, ये सब ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये मान लीजिए कि एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 50 केल्विन पे इतनी एनर्जी नहीं आएगी कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए। इतनी लंबी छलांग ये नहीं लगा सकता है। लेकिन
इस कम टेम्परेचर पे भी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उछल कर जा सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी लेवल देखिए कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे हैं। तो जब हम लोग डोनर इम्प्योरिटी डालते हैं तो एक डोनर लेवल इंट्रोड्यूस होता है, वो लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। तो हल्का सा भी थर्मल एनर्जी अगर मिल जाए तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। तो डोनर इम्प्योरिटीज़ में देखिए क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। क्या नंबर ऑफ होल्स बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। होल्स तो देखिए यहाँ पर अभी भी ज़ीरो हैं। यानी कि जब भी आप डोनर इम्प्योरिटी डालते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, यानी कि n ज़्यादा हो गया, p कम हो गया। जब तक हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दुनिया में थे, यानी कि कोई इम्प्योरिटी नहीं डाला गया था, तो n = p होता था और ये ni के बराबर हो जाता था, जो इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी है उसके बराबर होता था। लेकिन जैसे ही आपने डोनर इम्प्योरिटी डाला, पेंटावैलेंट एटम डाला, तो n जो है वो p से ज़्यादा हो जाता है। कितना ज़्यादा होगा, n और p में क्या रिलेशन होगा, न्यूमेरिकल इससे कैसे पूछे जा सकते हैं, मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो इतना क्लियर होगा कि डोनर इम्प्योरिटी डालने से n ज़्यादा हुआ, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हुआ। इसी का ठीक उल्टा हो सकता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। वो क्या होता है, एन इम्प्योरिटी फ्रॉम कॉलम 3 ऑफ पीरियोडिक टेबल, बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, हैज़ वन लेस इलेक्ट्रॉन, it accepts an electron or introduces an energy level near the valence band. This type of impurity accepts an electron from the valence band, thus creating a hole in valence band. तो देखिए क्या हो, बोरोन क्या है, ट्राईवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 3 है। ट्राईवैलेंट है इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब जब बॉन्डिंग ये करेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन की तो जगह खाली हो गई, यानी कि यहाँ पर एक होल हो गया। अब क्या हो सकता है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि यहाँ आ गया, तो यहाँ तो बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया लेकिन होल यहाँ पर आ गया। यानी कि जैसे ही आप एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डालेंगे, ट्राईवैलेंट एटम डालेंगे, तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएगा। होल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेगा। तो जब हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो p ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू n। तो ऐसे मटेरियल को ही p टाइप बोलते हैं। और जब हम लोगों ने डोनर वाला इम्प्योरिटी डाला था तो उसमें जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको कहते हैं n टाइप। तो p टाइप और n टाइप से यही मतलब होता है कि p टाइप का मतलब हुआ कि उसमें होल्स ज़्यादा हैं, n टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। और ये जो होल बन रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो होल यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन और होल का मोशन का डायरेक्शन उल्टा होना ही है। तो ये हुआ कहानी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की। एक्सेप्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पर होल आ गया। और एनर्जी बैंड के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो ये एक्सेप्टर लेवल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है। एक्सेप्टर लेवल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये हुआ कि हल्का सा भी एनर्जी अगर मिल गया ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं वैलेंस बैंड में हैं, ये उछल करके ऊपर चले जाएंगे। कब होता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ में ये होता है। तो देखिए अगर हल्का सा भी एनर्जी मिला, 50 केल्विन का भी एनर्जी मिल गया, तो ये सब इलेक्ट्रॉन उछल करके ऊपर चले गए। कंडक्शन बैंड में नहीं गए क्योंकि उतनी एनर्जी अभी मिली नहीं है, लेकिन एक्सेप्टर लेवल में चले गए। तो इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज कर गया, p ज़्यादा हो गया। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो अभी कुछ कंडक्शन बैंड में आया ही नहीं है। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डालने से क्या हुआ, p जो है इसकी वैल्यू n से ज़्यादा हो जाती है। और जब भी हम लोग एक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ डालते हैं तो वैसे सेमीकंडक्टर को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए तो ये रिलेशन ट्रू होता है। और Ni क्या है, ये है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, और Ni जो है वो Eg बैंड गैप और टेम्परेचर इन केल्विन इसका फंक्शन होता है। लेकिन Ni जो है ये डोपेंट कंसंट्रेशन का फंक्शन नहीं होता है। अगर आपने किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मान लीजिए कि फॉस्फोरस या आर्सेनिक डाल दिया है तो Ni की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। Ni की वैल्यू, ये जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है ये बैंड गैप
और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और वो उसके साथ इंक्रीज करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो Ni भी इंक्रीज करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। Eg के साथ इसका रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, वो आप लोग मत पढ़िए, वो एक्सपोनेंशियल e⁻−eg/kT वगैरह वो सब आ जाता है, इस लेवल पे आपको नहीं पढ़ना है। सिंपल आपको इस लेवल पे ये ध्यान देना है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज Ni इंक्रीजेज। लॉजिकल है ना, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उस सेमीकंडक्टर के पास ज़्यादा थर्मल एनर्जी है। ज़्यादा थर्मल एनर्जी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से उछल कर कंडक्शन बैंड में ज़्यादा जाएंगे, यानी कि n बढ़ेगा। n बढ़ेगा तो p बढ़ेगा, क्योंकि दोनों पेयर में बनता है। लेकिन कब पेयर में बनता है? जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो। अभी हमने देखा था कि अगर हम लोग डोपिंग कर देते हैं तो अगर मान लीजिए कि डोनर इम्प्यूरिटीज़ हैं, n टाइप ऑफ मटेरियल बना है तो n जो है वो p से ज़्यादा हो जाता है। अगर एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी है तो p जो है वो n से ज़्यादा हो जाता है। तो n और p इक्वल नहीं होंगे। किस केस में? अगर आपने डोपिंग कर दिया है तो। लेकिन उस केस में भी एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन ट्रू होता है और वो ये रिलेशन होता है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि n इंटू पी इज इक्वल टू Ni², एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल सेमीकंडक्टर्स, चाहे डोपिंग हो या नहीं हो, इंट्रिंसिक हो एक्सट्रिंसिक हो, ये रिलेशन बिल्कुल सही होता है। ये रिलेशन कहाँ से आया? जो हमने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर उसका जनरेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें Ri=Gi लिखते हैं, उसी से और कुछ फर्मी एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो सब करने से ये रिलेशन आता है। इस लेवल पे आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन इस रिलेशन का यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, इसलिए इस रिलेशन को याद रखना है, समझना है, इसके डेरिवेशन को नहीं जानना है। तो Np=Ni² होगा फॉर ऑल केसेस। दुनिया का कोई भी सेमीकंडक्टर हो ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है। तो इसी पर एक सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट इज़ द होल कंसंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर विथ 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डोनर्स। आपने डोनर्स डाला है, यानी कि वो एन टाइप तो बनेगा ही बनेगा। अब अगर आपने इतना डोनर डाल दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? ये इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना डोनर होगा हर डोनर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10⁻15 हो गया। आपसे पूछा है कि होल कितना होगा P, तो P कितना हो जाएगा? अभी जो मैंने रिलेशन लिखा था ना Np=Ni², उससे आप फाइंड कर लीजिए। P हो जाएगा Ni²/n, और Ni की वैल्यू जो है जनरली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब हम लोग लेते हैं, जनरली यही वैल्यू चलता है। तो 10⁻10 हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर करिए तो यहाँ पर आ गया कि होल का कंसंट्रेशन कितना हो गया? 10⁵ पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें होल कहाँ से आ गया? तो बच्चों एन टाइप और पी टाइप बोलने का मतलब ये होता है कि अगर कोई सेमीकंडक्टर एन टाइप का है तो इसमें प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होंगे, इसलिए उनको मेजॉरिटी कैरियर्स भी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होंगे, लेकिन होल्स भी होंगे, ये माइनॉरिटी में होंगे। आप देखिए n कितना था? n हो गया 10⁻15 मेजॉरिटी में है, होल कितना आया? 10⁵, ये माइनॉरिटी में है। तो n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो या p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नॉन ज़ीरो होगा और नंबर ऑफ होल्स भी, उसका भी डेंसिटी नॉन ज़ीरो होगा। क्यों नॉन ज़ीरो होगा? क्योंकि Np=Ni², ये तो ट्रू होना ही है ना। तो n की वैल्यू कुछ भी हो जाए, p कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, ठीक है, घट जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि इस रिलेशन को तब सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि n टाइप बोलने का मतलब ये होता है कि मेजॉरिटी उसमें इलेक्ट्रॉन है, p टाइप बोलने का मतलब हुआ कि मेजॉरिटी उसमें होल है। अब इसी क्वेश्चन में एक पेज आपको फंसा सकता है कि ठीक है 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब हमने डोनर डाला, डोनर को हम लोग Nd से लिख देते हैं, और साथ ही साथ आपको ये दे देगा कि हम लोग 10⁴ एक्सेप्टर भी डाल रहे हैं, यानी कि डोनर किसका होता है? पेंटावेलेंट एटम होता है। तो कोई हमने इतना सारा पेंटावेलेंट एटम डाल दिया पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ट्राईवेलेंट एटम भी इतना डाला है।
और तब आपसे पूछ रहा है कि बताओ तो बच्चों नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ़ होल्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, ये देखिए ये डोमिनेट कर रहा है। तो ये जो Nd वाला डोनर है और ये एक्सेप्टर है, कुछ तो आपस में कैंसिल करेगा। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 15। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, माइनस कर दीजिए 10 टू द पावर 4, क्योंकि ये तो ट्राईवैलेंट है ना। इन सभी एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसमें एक की कमी है। तो नेट कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला 10 टू द पावर 15 माइनस 10 टू द पावर 4। अब आप देख रहे हैं कि 10 टू द पावर 4 तो बहुत ही छोटा प्राणी है, तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू द पावर 15। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 10 टू द पावर 15। यानी कि अगर आपने इतना एक्सेप्टर डाला है, ट्राईवैलेंट एटम डाला है, तो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगला पॉइंट ये आता है कि नंबर ऑफ होल्स क्या होगा। क्या नंबर ऑफ होल्स इसके बराबर हो जाएगा? नहीं। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अच्छा ये तो Na है, मतलब एक्सेप्टर एटम्स हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, इसके कारण ही होल बनता है। होल इसके कारण नहीं बनता है। तो अगर आप ये लिख देते हैं कि जो होल है उसका कंसंट्रेशन ये होगा, तो गलत है। होल का कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? इस रिलेशन से Np इज इक्वल टू Ni स्क्वायर से। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी Ni स्क्वायर, यानी कि 10 टू द पावर 20। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि Ni जो है वो 10 टू द पावर 10 है, डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 15, यानी कि ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। यानी कि आपने ये एक्सेप्टर डाला भी तो भी होल कंसंट्रेशन उतना ही रहेगा। तो आप कहेंगे कि इसको डालने से क्या फ़ायदा हुआ? इसको डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि देखिए 10 टू द पावर 4 जो है वो बहुत ही छुटकू सा प्राणी है। 10 टू द पावर 15 बहुत बड़ा है, ये डोमिनेट करता है। तो अगर किसी सेमीकंडक्टर में आपने डोनर भी डाल दिया, एक्सेप्टर भी डाल दिया, लेकिन डोनर एक्सेप्टर से बहुत ज़्यादा बड़ा है या एक्सेप्टर डोनर से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो या तो एन टाइप हो जाएगा या पी टाइप हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर दोनों चीज़ डाला है तो जो ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन सिर्फ हल्का फुल्का बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। एक मान लीजिए कि 10 टू द पावर 4 है और दूसरा है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 4, तो दोनों तो कंपेरेबल हो गया ना। तो उस केस में ये अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा। उस केस में क्या हम लोग करेंगे मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन अगर डोनर या एक्सेप्टर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप आसानी से इस रिलेशन का यूज़ करके एन और पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर डोनर ज़्यादा है तो वो एन टाइप हो जाएगा और एन का कंसंट्रेशन डोनर के बराबर हो जाएगा। पी का कंसंट्रेशन जो है वो इस रिलेशन से फाइंड करना होगा, एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। इस रिलेशन को ध्यान में रखिए। तो ये तो हुआ तब जब डोनर या एक्सेप्टर दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि दोनों कंपेरेबल हैं, तब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास एक रिलेशन है एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि दिस रिलेशन इज़ ऑलवेज ट्रू। डोपिंग हो या नहीं हो हमेशा ट्रू है। तो ये तो एक रिलेशन है, लेकिन अननोन कितने हैं? अननोन देखिए इसमें दो है, एन भी अननोन है, पी भी अननोन है। तो सिर्फ इस रिलेशन से तो काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और रिलेशन चाहिए। आपने मान लीजिए कि एन डी डोनर एटम्स डाले हैं, एन ए एक्सेप्टर्स एटम्स डाले हैं, तो एन डी और एन ए मिलाकर के कोई रिलेशन बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। मैं बताता हूँ कौन सा रिलेशन बनेगा। सिंपल रिलेशन देखिए ऐसे बनेगा कि कोई भी एक सेमीकंडक्टर है, ये इंट्रिंसिक है, ठीक है। इंट्रिंसिक है मतलब अभी इस पर कोई डोपिंग वोपिंग नहीं किया गया है। फिर आपने इसमें एन डी एटम्स डाल दिया, इधर से कोई आपका मित्र आकर के, फ्रेंड आकर के एन ए एटम डाल दिया, तो एन डी एटम डालिए या एन ए एटम डालिए। ये सब डालने के बाद ये चीज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा कि नहीं? ध्यान से मेरे क्वेश्चन को समझिए, सोचिए। ये जो क्रिस्टल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आप ये देखिए कि जब तक हमने कुछ नहीं डाला था तो ये क्या था? सिलिकॉन था। सिलिकॉन जो अगर क्रिस्टल आप ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। उसमें अगर आप बोलते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स आ गए और होल्स आ गए, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग होल भी तो आ गया, पी भी तो आ गया, ठीक है। यानी कि जब तक डोपिंग नहीं हुआ है
तो ये जो क्रिस्टल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, चार्ज ज़ीरो है। अब अगर आप इसमें कोई पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट एटम डालते हैं तो ये न्यूट्रल रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि पेंटावेलेंट मान लीजिए आपने फास्फोरस डाला, आर्सेनिक डाला, बोरोन डाला, गैलियम डाला, इंडियम डाला, कुछ भी डाला, वो सब एटम तो अपने आप में न्यूट्रल है ना। तो आप कोई भी इम्प्यूरिटी डालिए, ये जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है जो अब एक्सट्रिंसिक बन गया है, इसमें डोपिंग हो गया है, डोपिंग होने के बाद भी ये न्यूट्रल रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी सेमीकंडक्टर हो, मान लीजिए कि ये पी टाइप है, तो क्या ये पॉजिटिव होगा? नहीं, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, अभी भी ये न्यूट्रल है, क्योंकि डोपिंग से पहले ये न्यूट्रल था। डोपिंग आपने किया है तो जो एटम डोप किया है वो भी न्यूट्रल है। तो पी टाइप बन जाए या एन टाइप बन जाए, अभी भी न्यूट्रल है। पी टाइप बोलने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स है ना, जो चलता फिरता चार्ज है, वो प्रिडोमिनेंटली होल है। इसमें जो चलता फिरता चार्ज है, मोबाइल चार्ज है, वो प्रिडोमिनेंटली इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके साथ कोर भी होगा, वो कोर आयन होगा, उसमें पॉजिटिव चार्जेज होंगे। तो इसलिए पी टाइप हो या एन टाइप हो, ये क्रिस्टल या जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। पी है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन है उसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है। उसी तरह अगर आपने डोनर एटम्स डाले हैं तो जो डोनर एटम्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये जो आयन बचा ये पॉजिटिव चार्ज होगा। उसी तरह अगर आप एक्सेप्टर आयंस की बात करिए तो वो उनमें नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में 4 टाइप के चार्जेज हैं। कौन कौन से हैं? रिवाइज कर लीजिए। पी हो गया होल, उसका क्या हो? +1 चार्ज होता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग n लिख दें, इसका चार्ज क्या होता है? -1। ये जो Nd+ महाशय है इसका चार्ज +1 होता है, और ये जो Na-1 है इसका चार्ज -1 होता है। तो इन चारों को मिलाकर जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बना, ओवरऑल वो न्यूट्रल होगा। यानी कि इसमें अगर पी टाइप के पी पार्टिकल्स हैं, एन टाइप के एन हैं, Nd+ हैं और Na- है, तो इन सब में क्या रिलेशन आप लिख सकते हैं? इन सब में आप ये रिलेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, n + Na-, ये क्या हो गया? टोटल नेगेटिव चार्ज इन द क्रिस्टल। ये क्या हो गया? P + Nd+, ये हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज इन द क्रिस्टल। दिस हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो क्रिस्टल अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके पास कोई नेट चार्ज नहीं है। क्योंकि हम लोग एटम से स्टार्ट किए ना, एटम से स्टार्ट किया, एटम से हमने सॉलिड बना दिया, ये सॉलिड न्यूट्रल था, इस सॉलिड में हमने कुछ डोपिंग वोपिंग कर दी, तो जो डोप कर रहे हैं वो एटम्स भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। तो जो फाइनल आउटकम हुआ डोपिंग करने के बाद वो भी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो ये रिलेशन ट्रू होगा। तो इस रिलेशन को ध्यान में रखिए। और दूसरा रिलेशन तो ये आपका हरफन-मौला ऑलराउंडर रिलेशन है ही। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास 2 अननोन है, n और p अननोन है। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि बेटे Na इतने हमने एक्सेप्टर एटम डाल दिए, इतने हमने डोनर एटम डाल दिए, और ये सिलिकॉन है जिसका Ni की वैल्यू मान लेते हैं कि 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताओ तो n कितना होगा, p कितना होगा? आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आपके पास 2 अननोन है, n और p, और 2 इक्वेशन है। आप यहाँ से देख सकते हैं, p को ऐसे लिख सकते हैं Ni²/n। इस p की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हो जाएगा n + Na, दिस इज इक्वल टू Ni²/n + Nd हो जाएगा। तो n में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन भगवान न करे मेंस लेवल में आपको क्वाड्रेटिक तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उससे पहले ही आपको दे दिया जाएगा कि Nd जो है वो Na से बहुत ज़्यादा है, या Na जो है वो Nd से बहुत ज़्यादा है। तो आप उसमें आसानी से अप्रॉक्सीमेशन करिएगा, जो हमने पिछले पार्ट में पिछले क्वेश्चन में समझाया था। लेकिन अगर कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ये जब सॉल्व करिएगा तो ये
आपको रिलेशन मिल जाएगा। आप घर में बैठ करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो n की वैल्यू ये आ जाएगी, p की वैल्यू ये आ जाएगी। इसमें आप जैसे ही अप्रोक्सीमेशन लीजिएगा कि एन डी इज़ मच ग्रेटर देन एन ए, या दूसरा अप्रोक्सीमेशन कि एन ए इज़ मच ग्रेटर देन एन डी, दोनों में से अगर कोई एक अप्रोक्सीमेशन होगा तो आपको क्वाड्रेटिक वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, आसानी से आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी जो एक्चुअल के बहुत ही करीब होगा। तो ये आप लोगों ने समझा कि अगर आपको आर्बिट्रेरी एक्सेप्टर एटम्स का कंसंट्रेशन या डोनर एटम का कंसंट्रेशन दे दिया जाए और n और p फाइंड करना हो तो इस रिलेशन का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। और ये वाले रिलेशन को हमेशा याद रखिएगा, ये आता है चार्ज न्यूट्रलिटी के कारण। अब ये देखिए, द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशंस इन अ सेमीकंडक्टर आर यूजुअली वेरी डिफरेंट। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द अबंडेंट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द मेजॉरिटी कैरियर्स। देखिए, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है एंड ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होल्स आर माइनॉरिटी, और होल्स जो है वो माइनॉरिटी में है। पी टाइप में इसी का उल्टा हो जाता है, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स।